सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों कहते हैं कि जहां संघर्ष है वहां उत्कर्ष है, लेकिन कभी कभी जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि जो मुकाम हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करें? कहीं ये ज्योतिष का खेल तो नहीं? अगर है तो ग्रहों के खेल को कैसे समझें और हम अपने जीवन में मंजिल को कैसे पाएं, ये सभी चीज़ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य अवनीत अरोड़ा जी का स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि ज्योतिष हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। अवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। अवनीत जी, ज्योतिष पर हम गहराई से चर्चा करें इससे पहले हम आपके विषय में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि ज्योतिष में जो कुछ आप गहराई से जान रहे हैं उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो कैसे आपका ज्योतिष पर झुकाव हुआ? क्योंकि जैसा कि अभी हमसे चर्चा हो रही थी आपकी कार्यक्रम से पूर्व, आपने बताया कि आपका जो परिवार है बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है इस क्षेत्र में जाने के लिए। हालांकि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ज्योतिष को बहुत अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी ज्योतिष के प्रति इतना झुकाव कैसे? मैम, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सिख फैमिली से, सिख बैकग्राउंड से आता हूँ। उसमें ऐसा है कि हमारे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सिख रिलीजन में ज्योतिष को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, जो ज्योतिष को इतना नहीं माना जाता। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हिंदू रिलीजन थिंग। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से हर पैशन को फॉलो करने की पूरी फ्रीडम दी है। हमारा संस्कारी फैमिली में ऐसा रहा है कि जिसने जो फॉलो करना हुआ उसने किया। तो मेरा इंटरेस्ट तो ज्योतिष में शुरू से ही रहा है। 2018-19 से ये इंटरेस्ट थोड़ा गहराया और मैंने जब इस चीज़ को और परस्यू किया, जब चीज़ें जानने की कोशिश की, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। तो जब जिज्ञासा बढ़ती गई तो मुझे लगा मुझे इसको फॉर्मली परस्यू करने की ज़रूरत है। तो किसी भी लेवल पे मुझे फैमिली की तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आई कि तुम्हें ये नहीं करना या वो नहीं करना। तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इस विषय में हम और भी चर्चा करें कि आपको परिवार ने इतना सपोर्ट दिया है जिसके माध्यम से आप ज्योतिष की तरफ झुकाव आपका जो है उस पर आप लगातार कुछ न कुछ शोध करते जा रहे हैं। आप संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का जो संस्थान है उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज से एस्ट्रोलॉजी लेवल 1 का कोर्स सबसे पहले शुरू किया। फरवरी 2022 में मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा। तो जैसे कि प्रॉमिस्ड था, कोर्स ज्वाइनिंग से पहले प्रॉमिस था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल के इसमें से आएंगी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट की फैकल्टी और इंस्टीट्यूट का सारा स्टाफ जितना भी था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। बहुत स्मूथ जर्नी रही इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद। और आज जो प्रॉमिस किया गया था वो आज वो अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने इंस्टीट्यूट को। अवनीत जी, आपने जो इंस्टीट्यूट के बारे में कहा, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जान रहे हैं, शोध होते हैं तरह तरह के वहाँ पर, और जो ज्योतिष की गहराई है वो हम समेट तो नहीं सकते, सब कुछ जान नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानते जाते हैं जिज्ञासा बढ़ती जाती है और उसके माध्यम से शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरा पूरा विज्ञान है ज्योतिष, कहीं वो किसी तरह की मिथ नहीं है। और जैसे जैसे हम जानते जाते हैं जिज्ञासा बढ़ती है, गहराई से हम उसे जानते हैं। आपसे और भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास एक मेल आई हुई है, उस पर हम बात कर लेते हैं। इनकी जो समस्या है वो हम सॉल्यूशन देना चाहेंगे आपके माध्यम से। ये रोहित जी ने हमें मेल की हुई है हरियाणा से। लिखते हैं कि पिता पुत्र जो संबंध है हमारे अच्छे नहीं है। रोहित जी कहते हैं कि मेरे पिता से अपने संबंध अच्छे नहीं हैं और लाख कोशिश करते हैं ये बातचीत के लहजे से भी, और जो कुछ बन पड़ता है इनसे करते हैं, लेकिन फिर भी पिता इनसे खुश नहीं रहते। और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 12/9/72। सुबह 4:30 का इनका जन्म है और जन्म स्थान इनका हरियाणा का है। क्या कुछ वजह है, ये जानना चाहते हैं कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी पिता से इनके संबंध अच्छे क्यों नहीं हैं? देखिए, रोहित जी के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पिता के साथ संबंध सही करने का सबसे मूल जो तरीका है वो यही है कि इनको ये समझना होगा कि आखिरकार वो पिता हैं, उनको वो सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है जो एक पिता को पिता डिज़र्व करता है, वो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मूल इनको करना है वो ये करना है कि
अपने पिता के साथ जो इनकी आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है उसको थोड़ा सा कर्ब करना है, पिता का पक्ष भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो बाकी अगर ज्योतिष के तौर पे अगर इस चीज़ का उपाय कुछ बताऊं तो सबसे पहले तो अगर ये सूर्य क्योंकि पिता के कारक हैं, तो सूर्य को अगर ये जल दें रेगुलरली 365 दिन, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो सूर्य को जब जल दिया जाता है तो आप अपनी आत्मा को बल दे रहे हैं और अपने पिता को सम्मान दे रहे हैं। एक तरह से सूर्य जैसे मैंने कहा पिता का कारक है, तो ये चीज़ करेंगे तो जो इनके पिताजी के साथ जो इनके संबंध है वो नेचुरली कुछ समय के बाद इनको महसूस होने लगेगा कि सुधार आना शुरू हो गया। तो दर्शकों, यहाँ पर लगातार हम आपकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। ज्योतिषाचार्य अवनीत अरोड़ा जी आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है। क्यों आप मानसिक चिंताओं से घिरे रहें जब आपके पास इतना अच्छा सॉल्यूशन है, समाधान है। क्योंकि ज्योतिष को अगर हम गहराई से जाने तो जान सकते हैं कि चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या, सबका समाधान ज्योतिष के पास है। सिर्फ आपको करना इतना है कि हमारे कार्यक्रम में आप संपर्क करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अवनीत जी, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं ज्योतिष के ही बारे में। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये लिखा अवश्य गया है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कर्म के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा कर रहे हैं, सामने वाला भी उतना ही कर रहा है, उसको ज़्यादा परिणाम मिल रहा है, हमें कम क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो क्या कर्म के पीछे भी कोई ग्रह जिम्मेदार होता है? देखिए, अगर मैं कर्म की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि कर्म फलदाता शनि। सबसे पहले तो इन्हीं की अहमियत आती है कर्म के अंदर। ज्योतिष में दो मूल सिद्धांत, कर्म और मोक्ष। तो कर्म शनि से गवर्न होता है और उसके बाद मंगल जो है वो आपको कर्म करने की शक्ति देता है। जो आपकी ड्राइव है, जो आपका पैशन है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपको मंगल देता है। अब इंटेलेक्ट की बात करें, इंटेलेक्ट की आपको कर्म करने की सोच कहाँ से आई? कर्म करने की सोच आपको बुध देंगे, मरकरी। तो मरकरी ने सोच दे दिया, वो सोच आई कहाँ पे? आपके मस्तिष्क में ये सोच आई। तो मून जो है, चंद्रमा, वो आपके मन का कारक है। तो 4 ग्रह हो गए जो कर्म को गवर्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो शनि, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा चंद्रमा। तो दर्शकों, यहाँ पर अवनीत अरोड़ा जी से हम जान रहे हैं कि जीवन में समस्याएं आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन सबका समाधान ज्योतिष के माध्यम से आपको मिल सकता है। आपको लगता है कि आपको रोजगार की समस्या है, आपको लगता है कि आपके घर में अशांति रहती है, या आपको लगता है कि जो जीवन में आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सब कुछ ज्योतिष के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको संपर्क करना है। हमारे जो नंबर्स हैं उन पर नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। अवनीत जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक मेल आई हुई है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि घर में अशांति होती है, और ये मेल हमारे पास आई हुई है सोनाली जी की। इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी हुई है 1990 में, और अभी तक जो घर की स्थितियां हैं, इनके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी कोशिशें दोनों ओर से होती हैं, हालांकि कोई बड़ा इशू नहीं होता है, फिर भी छोटी छोटी बातों को लेके समस्याएं इतनी विकट हो जाती हैं इनके घर में कि ऐसा लगता है कि रिश्ते आज टूटे कि कल टूटे। और ये अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रही हैं कि इनका जन्म है 1973 का। 1973 का इनका जन्म है, 12/9/73 इनकी पूरी जन्म तिथि है। जन्म स्थान है इनका रोहतक का, और जो बर्थ ऑफ प्लेस है वो भी रोहतक ही है। जी, ठीक है। सुबह 4:30 बजे का इनका जन्म है। तो क्या समस्या है इनके जीवन में? क्या पति की कुंडली में कोई दोष है, ये जानना चाहती हैं, या मेरी कुंडली से अवलोकन हो जाएगा? मैम, ऐसा है कि जब हम एक स्त्री के शादी का जब प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले स्त्री के लिए, शादी के लिए हम जुपिटर को देखते हैं, बृहस्पति। तो यहाँ पे जो इनको इशू आ रहा है, इनका बृहस्पति जो है नीच का है। ये इनको बृहस्पति को पावर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बृहस्पति को पावर देने का एक ही तरीका होता है जी। एक तो हम थर्सडे वाले दिन किसी पीली चीज़ का दान करेंगे। तो जब हम थर्सडे वाले दिन निरंतर पीली चीज़ का दान करते रहेंगे, कम से कम 8 हफ्ते ये चीज़ करें, तो इसमें इनको सुधार नज़र आएगा अपने पति के साथ रिलेशनशिप्स में। और अगर ये करा सकते हैं तो अपने पति से, क्योंकि पति के लिए जो पत्नी का कारक है वो वीनस है। तो शुक्र को बल देने के लिए जो पति जो कर सकते हैं वो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान जो है करें। तो दोनों तरफ से जब ये उपाय किए जाएंगे
तो दोनों जो शादीशुदा संबंध हैं वो मधुर होते जाएंगे टाइम बीतने के साथ साथ। तो दर्शकों, यहाँ पर सोनाली जी की समस्या का समाधान हो गया है। अवनीश सर ने बता दिया है कि अगर आपके जीवन में लगता है आपको कि पति की तरफ से कोई दिक्कत है तो किस चीज़ का दान करना है, और अगर सोनाली जी को लगता है कि उनकी समस्या में किस तरह का समाधान चाहिए उन्हें, तो पीली वस्तुओं का दान करें। इस तरह दर्शकों, आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि जब तक आप खुलकर कोई बात नहीं कहेंगे उसका समाधान सामने नहीं आ सकता। इसलिए मन में घुटने से अच्छा है कि यहाँ पर आप संपर्क करें, और आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो तो वो तुरंत आपको समाधान मिल सकता है। आप मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। अवनीश जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी संबंधों की बात हो रही थी, मंगल दोष कहा जाता है कि अगर कुंडली में हो तो बहुत सारी समस्याएं वैवाहिक जीवन में आती हैं। क्या वैवाहिक जीवन में ही ये मंगल दोष इफेक्ट डालता है या बाकी संबंधों पर भी असर डालता है? देखिए मैम, इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे सबसे पहले ये बताना होगा, बहुत अहम है ये बताना कि मंगल है क्या। मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका पैशन है, मंगल आपकी ड्राइव है। तो जहाँ पे मंगल दोष हम पाएंगे, मंगल दोष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्या ऐसी प्लेसमेंट है चार्ट में जहाँ से मंगल दोष निकल के आता है? जब मंगल आपके लगन में, दैट मीन्स पहले हाउस में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में और 8वें स्थान में, और उसके बाद 12वें स्थान में, इन स्थानों में जब मंगल की प्लेसमेंट होगी तो हम इस जातक को कहेंगे कि ये मांगलिक है और इस पे मंगल दोष लागू है। तो जब ऐसी प्लेसमेंट बने तो सबसे पहले इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो असर आता है वो आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर ही आता है। और उसके लिए हम ये कहते हैं कि मांगलिक का जो विवाह है वो मांगलिक से ही होना चाहिए। अगर दोनों मांगलिक हों तो ये आपस में एनर्जीज जो हैं बैलेंस हो जाती हैं। उसके अलावा अगर इस चीज़ का परिहार हम देखें तो परिहार में अगर आपका चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा अगर केंद्र स्थानों में होगा, 1, 4, 7, 10 जो हैं केंद्र स्थान हैं हमारे, तो चंद्रमा अगर हमारा केंद्र स्थान में होगा और हमारे मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ये एक बहुत बड़ा परिहार है इस मंगल दोष का। तो मंगल दोष से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ज्योतिष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि कमर्शलाइजेशन ऑफ द साइंस जो बहुत ज़्यादा कर दी गई है, कि एक इंसान की, एक जातक जो एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, आप उसको प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की बजाय आप उसको और डराते हैं और उस चीज़ को कमर्शलाइज कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हम बताएं वो बिल्कुल स्पष्ट बताएं, और सॉल्यूशंस जब हम देंगे तो हमारी जो है दिस इज़ लाइक सर्विस टू द साइंस। तो मंगल दोष का परिहार एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा परिहार जो मंगल दोष का है कि अगर इन स्थानों में 1, 4, 7, 8, 12 जो मांगलिक दोष के स्थान हैं उनमें अगर शनि की उपस्थिति हो, अगर आपका ऑपोजिट जेंडर में शनि की उपस्थिति अगर है तो तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ किया जाता है लोगों को डराने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे परिहार हैं जो मंगल दोष के होते हैं। इट इज़ नथिंग टू फियर। हमें एनर्जीज़ को, मंगल की एनर्जीज़ को समझना है और उनको बैलेंस करना है। इतना ही करने से मंगल दोष आराम से शांत किया जा सकता है। अवनीश जी, एक बात और आती है अष्टकूट मिलान की। क्या ये बहुत ज़रूरी होता है शादी के वक्त? अगर कुंडली मिलान में ही अष्टकूट शामिल होता है या क्या प्रक्रिया होती है? अष्टकूट मैचिंग का कंसेप्ट मैम ये है कि हम 36 के काउंट में से जब हम 18.5 गुण एक मैरिज में देखते हैं, जो जिसको अप्रोप्रिएट माना जाता है कि 18.5 50% आपके गुण मिल गए, 18.5 गुण मिल गए, तो आपकी मैरिज को अप्रोप्रिएट माना जाता है कि इस मैट्रिमोनी में आगे बढ़ा जा सकता है। और आज की सोसाइटी में ये चीज़ थोड़ी सी, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी सी कम रेलेवेंट हो गई है। रेलेवेंस आज भी है ज़रूर, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन रेलेवेंस इसीलिए थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि जब इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और जब वेदों में ये कंसेप्ट जो है निकल के सामने आया था, तो वो उस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पुरुष प्रधान सोसाइटी जिसे कह सकते हैं, वो थी। तो एक औरत को यही माना जाता था कि ये
मेल के छत्र छाया में ही रहेंगी, उन्हीं के अम्ब्रेला के अंडर रहेंगी। बट आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो महिलाएं भी कदम से कदम मिला के मेल के साथ चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा अष्टकूट को अहमियत देना मेरी समझ में आज के ज़माने में थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे देश काल पात्र का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना, कि हम ये देखें कि हमारे, सबसे पहले तो अगर हम देश की बात करें तो देश है हमारा डेमोग्राफिक्स, हमारी लोकेशन। जब लोकेशन देखते हैं तो एक एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि इंडियन कल्चर में मल्टीपल मैरिजेस या बाइगैमी जिसे कहते हैं वो हमारे कल्चर में अलाउड नहीं है, हमारे कल्चर में गलत माना जाता है। लेकिन जब इस चीज़ को हम इस्लामिक कंट्रीज़ में जाके अप्लाई करते हैं तो इस्लामिक कंट्रीज़ में ये बिल्कुल वैलिड है। तो ये तो आ गया देश का कंसेप्ट। काल का कंसेप्ट ऐसे होगा कि काल है समय। काल, जो चीज़ आज से 5, 10, 15 साल पहले जिसको गलत माना जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आज से 15 साल पहले कोई इंसान अगर अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के, अपनी लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट करता है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, तो उस चीज़ को बहुत गलत माना जाता था, एक तरह से उसको देश निकाला कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आज की डेट में हम अपने बच्चों को खुद ही इनकरेज करते हैं कि वो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ें, पढ़ लिख के बाहर जाएं और अच्छी अपनी ज़िंदगी बनाएं। तो ये तो काल का कंसेप्ट आ गया। पात्र में हम अगर डिस्कस करें तो पात्र एक इंसान का खुद का करेक्टर है, एक इंसान के खुद के सर्कमस्टांसेस हैं। तो जब तक हम उसका करेक्टर नहीं देखेंगे, जब तक उसके सर्कमस्टांसेस नहीं देखेंगे कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी क्या वो चीज़ करना उचित मानती है या गलत मानती है, तो ये आपका पात्र का कंसेप्ट है। कि पात्र में हमें ये देखना सबसे पहले कि हमारा जो जातक इन क्वेश्चन है, जो हमारे पास सवाल जिस जातक का आया है उसकी सोसाइटी के हिसाब से, उसकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर कोई चीज़ ठीक है तो उसको पात्र के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। तो देश काल पात्र का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी अवनीत जी, बहुत सारी जो जिज्ञासाएं उनका समाधान यहाँ पर हो रहा है, साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हम आपसे जान रहे हैं। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि अक्सर हालांकि ये हम वैवाहिक जो जीवन है उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा मन में है तो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे वैदिक संस्कृति में बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की जो विधाएँ हैं उसमें कहीं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समाधान होता है, कुछ लोग नाम के माध्यम से भी कुंडली मिलान कर लेते हैं। क्या ये ठीक होता है, उचित होता है, इसके माध्यम से करना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि नाम के माध्यम से जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आपके पास प्रॉपर डिटेल्स हों कुंडली मिलान के लिए। डिटेल्स में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ गिना जाता है। इन सब चीज़ों को जब हम एंटर करते हैं तो एक कुंडली हमारे सामने बन के आती है। वो सबसे उचित तरीका है कुंडली मिलान, कुंडली मैचिंग के लिए। लेकिन अगर किसी जातक के पास ये डिटेल्स नहीं है या कोई डिटेल्स मिसिंग हैं तो फिर हम ये मानेंगे कि इसको नाम के माध्यम से देखा जाए, वरना ये चीज़ प्रेफर्ड नहीं होती कि नाम के माध्यम से इस चीज़ को देखा जाए। जी, अब हम थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और वापस आते हैं ज्योतिष के ही विषय पर। जब हम बात करते हैं शनि ग्रह की, साढ़े साती होती है या ढैया होती है, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अब तो जीवन में हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। क्या वाकई में ऐसा होता है? एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से क्या ग्रह बुरा ही असर डालते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हमने मंगल की बात करी थी तो सबसे पहले हमने मंगल को समझा था कि मंगल है क्या। यहाँ पे हम शनि को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। शनि क्या है? शनि आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, शनि आपकी बाउंड्रीज हैं, शनि आपको आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है, आपकी डिटर्मिनेशन को टेस्ट करता है, आपको एक सीख देने की कोशिश करता है शनि कि आपने जो गलतियां पीछे की ज़िंदगी में अपनी करी हैं वो उनको आपको सुधारने का मौका मिलता है। तो शनि एक सबसे पहले तो ऐसा ग्रह नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। यहाँ पे फिर वो कमर्शलाइजेशन वाली बात आ जाती है कि शनि के नाम पर बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में डराया जाता है। कोई इंसान अगर उसको शनि की महादशा लगी हुई है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि शनि की महादशा लगी हुई है, तो वो
सबसे पहले तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शनि की महादशा 19 साल की है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 19 साल उस जातक के खराब ही जाएंगे। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं आपके कर्म के अनुसार। जैसे हमने पीछे कर्म की बात करी, तो कर्म हम अपना जितना सीधा रखेंगे उतनी हमें मुश्किलें कम आएंगी, उतना हमें शनि से दंड कम मिलेगा। शनि का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं बताऊं, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो ये होता है कि शनि का दिया हुआ भी, शनि जब आपको रिवॉर्ड करने पे आते हैं, जब आपको अच्छा करने पे आते हैं, तो शनि का दिया हुआ परमानेंट है। हम दूसरे किसी ग्रह के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। लॉर्ड महादेव की तरफ से ये वरदान है शनि को कि शनि का दिया हुआ स्वयं महादेव भी आपसे वापस नहीं ले सकते। तो शनि परमानेंस को डिनोट करता है। तो शनि से सबसे पहले तो डरने की हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती की। शनि की साढ़े साती इस तरह देखी जाती है कि आपका चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, एक तो शनि चंद्रमा के जब ऊपर होगा वो फेज, चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा के एक घर बाद, तो ये 2.5 साल के 3 फेजेस होते हैं। चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, चंद्रमा से एक घर पहले 2.5 साल और चंद्रमा के एक घर बाद 2.5 साल। तो ये आपका 2.5, 3 7.5 बन गए। तो ये इस चीज़ को साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी साढ़े साती आपकी खराब ही हो, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कर्म की बात हो रही है। कर्म को हमें बिल्कुल अपना सीधा रखना है, किसी के साथ छल फरेब नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की इमोशंस के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना। तो जब ये चीज़ें हम करते हैं तो हम अपने शनि को बल दे रहे हैं, और फिर साढ़े साती के पीरियड में शनि हमें दंड नहीं देता है। उल्टा जाते जाते जो तीसरा चरण है साढ़े साती का, जो आखिरी चरण है, उसमें शनि आपको रिवॉर्ड प्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने कहा, वो रिवॉर्ड्स जो है होते हैं परमानेंट होते हैं। जी अवनीत जी, ये बात आपने कही, तीसरा चरण जो होता है, बाकी 2 चरण के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं लौह पद होता है या कुछ इस तरीके के डिवाइडेशन होते हैं, क्या होता है वो? मैम, सबसे पहले तो पहले चरण में जो है साढ़े साती, जिसे चढ़ती हुई साढ़े साती कहा जाता है, साढ़े साती की शुरुआत, इसमें एक तरह से शनि आपका एनालिसिस ये कर रहे हैं कि आपने बीती जिंदगी में किस तरह के कर्म किए हैं। आपके कर्मों के अनुसार आपको वो या तो पुरस्कृत करेंगे या दंड देंगे। तो ये जो फेज जनरली होता है, ये थोड़ा सा शुरुआत में तो ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये फेज बढ़ता जाएगा आपकी कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी अगर आपके कर्म सीधे नहीं हैं। मैं बार बार यही बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कर्म की यहाँ पे बात हो रही है, कर्म प्रधानता की यहाँ पे बात हो रही है, कर्म को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आता है दूसरा चरण, जब आपके शनि चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये सबसे कठिन फेज माना जाता है साढ़े साती का। और इस फेज में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स एक जातक को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपने इन 2 फेजेस में, इन बीते 5 सालों में अपना कर्म सीधा कर लिया, आपको ये समझ आ गई कि मैंने जो गलतियां करी थी उनको मैंने इन 5 सालों में सुधार लिया है, तो जो आपका तीसरा फेज होगा वो एक तरह से शनि आपको दंड देने के मूड में नहीं रहते, शनि आपको फिर रिवॉर्ड करने के मूड में रहते हैं। तो तीसरा फेज आपका थोड़ा रिवॉर्डिंग बन जाता है। इस तरीके से आप अपनी साढ़े साती को बैलेंस कर सकते हैं कि पहले 2 फेजेस में अपना कर्म सीधा रखें और कर्म पे ध्यान देते हुए तीसरे फेज की वेट करें जिसमें आपको उस चीज़ के रिवॉर्ड मिलेंगे। तो अवनीत जी, यहाँ पर मैं एक सवाल और करना चाहूँगी। कहा जाता है कि अगर हम संबंध अच्छे रखें, चाहे वो भाई बहन के संबंध हो, माता पिता के साथ संबंध हो, या आसपास के जो भी हमारे रिलेशन में आते हैं, उन चीज़ों को हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारे जीवन का खेल अपने आप अच्छा हो जाता है, यानी हमारी कुंडली बेहतर हो जाती है। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है जिसको लोग समझ नहीं पाते और धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और उसके बाद हम कुंडली लेकर यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं। क्या ये सच्चाई होती है कि इन चीज़ों को बेहतर कर लें तो सब कुछ बेहतर होता है? देखिए, जहाँ से हमें जन्म मिला है, हमारे माता पिता, अगर हम उनका आदर सत्कार नहीं करते, अगर हम ये नहीं समझते कि माता पिता की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है,
हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके बाद अगर हम जितने मर्जी उपाय करते जाएं, सूर्य का उपाय पिता के लिए करते जाएं या माता के लिए चंद्रमा का उपाय करते जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम अपने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आज की जनरेशन में ये समझना बहुत ज़रूरी है, आज के जातक जातिकाओं को बहुत समझना ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका आदर सम्मान करें, उनको जो ड्यू हैं उनको मिलना चाहिए। और भाई बहन के लिए हम अगर देखें तो हम बुद्ध को देखते हैं। भाई बहन के साथ संबंध को सीधा रखने के लिए हम अपने बुद्ध को पावर दे सकते हैं। तो वही बात आ जाती है कि जब तक हम इन सारे संबंधों को, जो हमारे क्लोज निट संबंध हैं, जब तक हम उनको सही से नहीं रखते हैं, तो हम जितने मर्जी उपाय कर लें, सूर्य का उपाय कर लें, चंद्रमा का उपाय कर लें या बुध का उपाय कर लें, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। और वहाँ पे उस केस में फिर आप दर दर भटकेंगे। जैसे आपने बात करी कि हम दर दर भटकेंगे, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और वहाँ पे समझ ही नहीं आएगी कि क्या खराबी है, जबकि खराबी बड़ी बेसिक सी होती है। खराबी ये होती है कि हम अपने घर के अंदर ही एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण नहीं बनाते, अगर हम अपने पेरेंट्स को अच्छी अहमियत नहीं देते, हम उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, उन्होंने पाल पोस के हमें इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, तो उनको वो ड्यू मिलना चाहिए। जब वो एक ढलती उम्र में आते हैं तो उनको वो सेवा मिलनी चाहिए, सेवा भाव आना चाहिए। तो आज की जनरेशन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की अहमियत क्या है, भाई बहनों की अहमियत क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, रिश्तों को संभाल के रखना कितना ज़रूरी है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक कोई भी उपाय किसी भी केस में काम नहीं करेगा। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर लगातार हमें जागरूक किया जा रहा है कि चाहे हम जितना दान धर्म कर लें, लेकिन अगर रिश्तों को मजबूत नहीं रखते तो हमारे लिए सब व्यर्थ होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही सब कुछ है और हमारे जितने भी ग्रह हैं वो हमारे आसपास हैं। समझना बस आपको इतना है कि कौन से ग्रह का किस रिश्ते से नाता है और कैसे आप उसको मजबूत कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर अवनीत अरोड़ा जी इस समस्या का समाधान हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आ रहे, तो ज्योतिष है उसके लिए आपके साथ। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें संपर्क करना है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अवनीत जी, आज के कार्यक्रम का समय समापन पर है। बस आपसे जानना चाहूँगी कि कोई टिप्स अगर जाते जाते आप अपने दर्शकों को देना चाहें कि अगर जीवन में कोई समस्या है तो कैसे उसका समाधान हो सकता है एक उपाय के माध्यम से। जी, ऐसा है, कोई भी समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि उस समस्या का सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, उस प्लैनेट की क्या एनर्जी है, उस एनर्जी को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। जैसे अगर हम बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति देवगुरु है। देवगुरु का मतलब ये होता है कि जब हम अपने गुरुओं को पूरा आदर सम्मान देते हैं तो हम अपने इनडायरेक्टली अपने बृहस्पति को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स की एनर्जी को समझना, प्लैनेट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को समझना, और जो आपका प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पे कौन सा प्लैनेट अफेक्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये समझ जाएंगे तो आधी बाजी वहीं हम जीत लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दर्शकों, आज हमने वैदिक गुरु में जाना कि किस तरह से हमारे जो ज्योतिष है वो हमें सपोर्ट करती है, हमें मदद करती है जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने मुकाम को हासिल करने में, अपनी मंजिल को हासिल करने में। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। एक नए विषय के साथ वैदिक गुरु में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अवनीत जी, आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में इतनी अमूल्य जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।